तो आइए आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, HHM, इस सब्जेक्ट में जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HHM के नाम से जानते हैं। और इस सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, दो पार्ट में पढ़ने के मतलब ये नहीं है कि एकदम अलग अलग हो जाएगा, नहीं। जो टोटल चैप्टर नंबर 8 है, यानी चैप्टर नंबर 1 से 8 हम लोग हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर जो 9 है वो हाइड्रोलिक मशीन है। आप लोगों ने देखा भी है, हाइड्रोलिक मशीन से आपका 10 नंबर का पेपर में आ जाता है, और बाकी यहां से टोटल आ जाता है उठा के, ठीक है, जितना बचा हुआ है। तो 10 नंबर वहां से आएगा, बाकी यहां पर आएगा। देखिए, पहले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरी है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, फ्लूइड के बारे में बताया गया है, और बाकी चैप्टरों में न्यूमेरिकल भी आएगा धीरे धीरे। मैं आपको बता दूं इस HHM को पढ़ाने का तरीका क्या होगा। जैसे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जब आएंगे तो उसको हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे। जहां पर कोई फार्मूला आ रहा है, कोई डेरिवेशन टाइप का आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा है, वहां पर आपको लिख कर और हर एक चीज समझाकर और न्यूमेरिकल के साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो वो लिखने वाला काम फिर चालू हो जाएगा उसी में। बाकी जहां जहां पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि समय बचेगा, आपका समय का सदुपयोग अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको बता सकेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग HHM पढ़ने से पहले यहाँ इंट्रोडक्शन जो है इसमें सबसे पहले हम लोग मटेरियल के बारे में समझते हैं। आप लोग जो पढ़े होंगे अगर उसमें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर कोई बेसिक टीचर पढ़ाया होगा तो मटेरियल के बारे में पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो अब आप देख लीजिए कि मटेरियल के बारे में पहले आप पढ़ लीजिए कि मटेरियल कैसे बनता है कोई भी, और ये मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, मटेरियल यानी कि पदार्थ। अब ये पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकता है, कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, चाहे वह ठोस है, चाहे वह द्रव है, चाहे वह गैस है, किसी भी अवस्था में हमारा मटेरियल जो है वो हो सकता है। मटेरियल हमारा जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और इस छोटे छोटे कणों को हम जो है अणु भी कहते हैं या मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये जानते हैं आप अच्छी तरह से, केमिस्ट्री में पढ़े भी हैं। मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारे क्या होते हैं हमारे छोटे छोटे जो कण हैं, कणों को ही हम मॉलिक्यूल्स या अणु भी कहते हैं, और इनको सब मिलाया जाता है छोटे छोटे कणों को, तो हमारा एक मटेरियल बनता है। क्या बनता है? मटेरियल का निर्माण हो जाता है जब छोटे छोटे कणों को आपस में बांधा जाता है या आपस में उनको जो है एकत्र करके ठोस या कह सकते चिपकाया जाता है, इस तरह से कहिए। तो प्रत्येक पदार्थ या मटेरियल को छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बना होता है ये जो कण मटेरियल है, और इनसे कणों से मिलकर ये बनता है। इन छोटे कणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? अणु या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल ऐसा बल होता है कि जो है एक कण दूसरे कण की ओर आकर्षित होता रहता है। जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए कि क्या है यहां पर, अभी ये पेन आप देख रहे हैं, ये भी किसी मटेरियल का बना हुआ है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे अणु होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या कह सकते हैं कण होंगे जो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वो इसी वजह से चिपके हैं क्योंकि उन कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए वो आपस में चिपक जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल देखे होंगे ठोस जो खेतों में होता है, तो इसमें भी कैसा प्रॉपर्टी है? इसमें भी आपका ये जो है आकर्षण बल काम कर रहा है क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उसी प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं मटेरियल के बीच, मटेरियल में क्या होता है? मटेरियल की जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी अणु हैं या जो भी कण हैं, उनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक या एक ही प्रकार या फिर अलग अलग प्रकार के जो है परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बना होता है। कि जो ये हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का भी निर्माण होता है। और मॉलिक्यूल्स कहां से बनते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है एटम जो होते हैं केमिस्ट्री में, अगर आप देखें परमाणु, अगर आप देखें एक ही प्रकार के परमाणु से भी मिलकर बन सकता है, सेम से, अलग अलग से भी मिलकर बन सकता है, या दो से अधिक से भी मिलकर हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे एटम होते हैं, इन एटम से मिलकर क्या होता है? हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स से क्या होता है? हमारा मटेरियल बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए H2O, H2O क्या है? कौन सा मटेरियल बना? पानी। ये क्या बना?
पानी यानी कि जल H2O। अब यहां पर जरा देखिए, ऑक्सीजन भी इसमें है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो इससे मिलकर क्या बन रहा है, हमारा पानी बन रहा है। तो ये भी पानी क्या है, हमारा जल, ये भी एक मटेरियल ही है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको देखने को मिला। इसी तरह से सभी केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो भी परमाणु हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा अणु बनता है, और अणु से ही क्या होता है, हमारे मटेरियल का निर्माण होता है, ठीक है। मटेरियल में हम लोग यहां पर अगर देखें तो ठोस है हमारे, द्रव है यानी कि लिक्विड, एवं गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि मटेरियल किस रूप में होता है, तो मटेरियल में 3 रूपों में पाया जा सकता है। पहला ठोस है, दूसरा द्रव है यानी लिक्विड, और तीसरा गैसियस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके मटेरियल है। क्या है, मटेरियल है। अब मटेरियल के रूप में अगर बात करें तो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल एवं उनके बीच परस्पर दूरी के आधार पर पदार्थों के निम्न 3 रूप हैं। ये जो तीनों रूप बताए गए हैं ना, मटेरियल यानी ठोस, सॉलिड, ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस, ये किस आधार पर है, ये जो पार्टिकल यानी कह सकते हैं अणुओं के जो बीच जो क्या हो रहा है, दूरी है, या उनके बीच जो आकर्षण बल है, उसके आधार पर यहां पर क्या करेंगे, हम लोग मटेरियल को अलग अलग रूपों में विभाजित कर देते हैं। अब कहेंगे सर लोकल अट्रैक्शन अगर किसी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अधिक हो, अगर बहुत अधिक लोकल उसमें क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा, यहां पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, तो इसका मतलब है कि वो आपस में मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे तो हमारा क्या करेंगे, एक ठोस पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ठोस पदार्थ का निर्माण करेंगे। और यही चीजें हो सकता है कि कुछ उनके, अच्छा, जब आपस में चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके बीच में जो आपसी दूरी है वो बहुत कम होगी। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा कोई इस तरह से कण है और ये छोटा सा कोई कण एकदम चिपका हुआ है, उससे जो बीच की आपसी दूरी है बहुत कम है, तो आपस में चिपक जाएगा, तो एक ठोस पदार्थ का ये निर्माण करेगा। यदि यही मॉलिक्यूल्स क्या थोड़ा सा दूर दूर रहे, तब ये ठोस पदार्थ का निर्माण यानी सॉलिड मटेरियल का निर्माण नहीं करेगा। यानी कि जो भी मटेरियल है, उन मटेरियल के जो अणु हैं, उन अणु के जो है बीच कितनी दूरी है, उन अणु के बीच क्या आकर्षण बल है, इन्हीं दोनों बात पर यह निर्भर करता है कि मटेरियल का रूप कितना हो सकता है। मटेरियल के रूप जो है हमारे यहां पर 3 है, जो कि आपने हमें ऊपर भी आपको बताए, ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा गैस या फिर वेपर। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ठोस यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में एकदम चिपके हुए, तभी ये ठोस है। आई बात समझ में। लिक्विड यानी कि बहुत ज्यादा चिपके हुए नहीं होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होंगे। गैसियस यानी कि बहुत ज्यादा दूर होंगे। आई बात समझ में। या फिर वाष्प, गैस में आपका वाष्प, ये सब आ जाएगा, ठीक है, गैसियस में। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या है, यहां पर मटेरियल होते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर मटेरियल जो है, अभी तक आप किस रूप में मटेरियल देखे थे, आप मटेरियल को देखे अट्रैक्शन, 2 पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन, जो हमारा यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है, और उनके बीच परस्पर दूरी के आधार पर आपने मटेरियल को 3 वर्गों में विभाजित किया। यदि यही चीज क्या हो कि बहने यानी फ्लो की क्षमता के आधार पर, फ्लो की क्षमता के आधार पर अगर हम लोग मटेरियल को बांटे, तो ये 2 ही रूप में आएंगे। पहला है सॉलिड, दूसरा है फ्लूइड्स यानी कि तरल। ठोस कभी भी, जो ठोस होता है यानी कि जो सॉलिड मटेरियल होता है, वो कभी भी जो है फ्लो नहीं करता, वो कभी भी फ्लो नहीं करता। इसीलिए जब भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि बहने यानी फ्लो की क्षमता के आधार पर। देखिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये गलत टाइप कर दिए हैं, क्या लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुके रहिए, कहीं कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, नहीं सही है, सही सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ,
बहने की क्षमता के आधार पर यानी कि फ्लो करे। जैसे हमारा ठोस सॉलिड है, तो सॉलिड क्या है, ये बहेगा नहीं। अगर ये नहीं बह रहा है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। और तरल क्या है हमारा, ये बहेगा। तरल क्या है, बहेगा। तो इसमें क्या होंगे, तरल वाले हमारे क्या आ जाएंगे, तरल वाले हमारे गैस भी आ जाएंगे, वाष्प भी आ जाएगा और द्रव भी आ जाएगा। ठीक है। और जो बहेगा नहीं, जो बह नहीं सकता, वो हमारा ठोस यानी कि सॉलिड है। ठीक है। तो बहने यानी फ्लो की क्षमता के आधार पर हमारा जो मटेरियल है दो प्रकार का, ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी कि फ्लूइड। अगर उसकी बहने की अंदर क्षमता है तब तो वो क्या हो जाएगा, हमारा तरल यानी कि फ्लूइड्स कहलाएगा, और बहने की क्षमता नहीं होगी तो वो हमारा सॉलिड कहलाएगा। ठीक है। सॉलिड में आपका कोई भी ठोस मटेरियल हो सकता है, तरल फ्लूइड्स में आपका गैस, वाष्प या फिर कोई द्रव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तरल में आएगा। ठोस की अगर बात करते हैं यहां पर, सॉलिड की देखें तो ये सॉलिड कर लीजिए, सॉलिड मटेरियल के बहने या फ्लो की क्षमता नहीं रखते। ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, इस आधार पर इन्हें न बहने वाले जो है, न बह सकने वाले पदार्थ भी कहते हैं। तो यहां पर जब भी हम लोग किसी सॉलिड मटेरियल लोग लेंगे तो आप तुरंत दिमाग में क्रैक करना चाहिए कि भैया ये बह नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड है। ये न बहने वाले क्या है, हमारे मटेरियल हैं, क्योंकि ये फ्लोवेल के कंडीशन में नहीं होते। तरल पदार्थ की अगर बात करें, फ्लूइड की बात करें, तरल पदार्थ की अगर बात करें, फ्लूइड की बात करें, ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, ये जो है तरल पदार्थ सामान्य ताप पर बहने, फ्लो की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं निश्चित नहीं रख पाते हैं, इसलिए जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप गैस जो आप देखते हैं एलपीजी होती है ना, आप टैंक में भर दीजिए या किसी भी सिलेंडर भर दीजिए, वो अपना आकार ग्रहण कर लेगा। पानी को आप बोतल में भरिए, पैन में भरिए, वो अपना आकार ग्रहण कर लेगा। तो यही सब क्या है आपके, ये सब तरल हैं, यानी कि ये इनका आकार निश्चित नहीं है, ये जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, उसी का आकार ये ले लेते हैं और ये फ्लो रखने की इनकी क्षमता होती है, यानी कि फ्लो की क्षमता इसमें होती है, ये फ्लो करेंगे तेजी के साथ। सभी द्रव, गैस, वाष्प इसके अंतर्गत आते हैं। जितने द्रव हैं सभी द्रव भी इसी में आएंगे, सभी गैस भी आएंगे और सभी प्रकार के वाष्प भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये सॉलिड और ये हमारा तरल यानी कि फ्लूइड। अब आपको ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बताइए, याद हुआ कि नहीं? मटेरियल जो हमारा है ये अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों अणुओं से मिलकर बना होता है। और यहां पर जो हमारे हैं अणु जो है वो कहां से बनते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम या फिर एक ही प्रकार के एटम से मिलकर हमारा क्या बनता है, मिलकर हमारा बनता है जो है ये हमारे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है हमारा मटेरियल। मटेरियल के रूप में अगर बात करें तो यहां पर तीन रूप है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ये तो तीन रूप होते ही हमेशा, लेकिन यदि आप इनकी, अच्छा, ये जो तीन रूप हैं, ये तीनों रूप किस रूप में है, ये हमारा जो है जो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है और उनकी जो बीच की आपसी दूरी है, इसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो मटेरियल हमारे तीन प्रकार के होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के रूप में। ठीक है, यानी कि सॉलिड वाले में क्या है, आपस में पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहेंगे। ठीक, लिक्विड वाले में क्या, दूसरे वाले में हमारा जो है, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला है, यानी कि लिक्विड वाला, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, और तीसरा गैसियस है वो उसमें थोड़ा और ज्यादा दूर दूर रहेंगे। बहने यानी कि फ्लो की क्षमता के आधार पर बात करें तो सॉलिड और फ्लूइड होगा, यानी तरल होगा, ठोस और तरल होगा। जो हमारा सॉलिड है इस बहने की क्षमता इसमें नहीं होती है, और फ्लूइड क्या होती है, इसमें बहने की क्षमता होती है। गैस, वाष्प, द्रव इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार के। तो ये था हमारा जो है मटेरियल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक्स में हम फ्लूइड के ही बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड यानी कि तरल, फ्लूइड यानी कि तरल। ध्यान रहे, जब हम आपसे सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे, जब हम आपसे सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे तब वो सिर्फ द्रव होगा, यानी कि जैसे सिर्फ पानी, जैसे पानी या फिर तेल, ये लिक्विड सिर्फ है।
इस शब्द का मतलब समझिएगा। यदि हम आपसे कहें लिक्विड या द्रव तो सिर्फ पानी और तेल की बात बस होगी, आई बात समझ में, या किसी भी प्रकार के द्रव की बात होगी। यदि हम कहें आपसे कि फ्लूइड, यदि हम आपसे कहें फ्लूइड्स तो यहां पर तरल की बात होगी, और तरल में क्या होगा, पानी भी आएगा, क्योंकि ये द्रव आता है ना, इसमें क्या आता है, द्रव आता है, गैस आता है, वाष्प आता है ना। तो द्रव में आपका क्या होगा, पानी तेल सब आ जाएगा, पानी और तेल सब आ जाएगा। गैस में किसी भी प्रकार की गैसेस आ जाएंगी, सारी गैसेस आ जाएंगी। वाष्प में सभी प्रकार के वाष्प भी आ जाएंगे। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई? यानी कि अगर कोई लिक्विड की बात करेगा तो लिक्विड में सिर्फ द्रव आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पार्टिकल के बीच दूरी और पार्टिकल के बीच जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके आधार पर हम लोग यहां पर कैटेगराइज किए थे। फ्लूइड जो है वो क्या है, हमारा तरल है। यहां पर हम जो है बहने की क्षमता के आधार पर इसको अलग किए थे, तो ये बहने वाले क्या हैं, हमारे तरल पदार्थ हैं। चलिए, तो आई बात समझ में अब। तो इस प्रकार से अब क्लासिफिकेशन आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड्स पढ़ेंगे, यानी कि तरल का जो है क्लासिफिकेशन करना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, पहला है संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, या फिर दबाने की सुगमता, दबाने की सुगमता या कठिनाई के आधार पर, दी या नहीं, या कठिनाई के आधार पर सभी तरल निम्न दो प्रकार के होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि हमारे तरल दो प्रकार के हो सकते हैं, चाहे कंप्रेसिबिलिटी कहिए, चाहे दबाने की सुगमता कहिए, या फिर कठिनाई कहिए। देखिए, यदि कोई भी हमारा जो तरल है, कोई भी हमारा जो तरल पदार्थ है, यदि वो अच्छी तरह से ऐसे दब जाए, हाथ से ऐसे प्रेस क्या करिए, प्रेस करिए, क्या किसी चीज से प्रेस करिए, यदि वो दब जाता है तब वो क्या कहा जाएगा कि दबाने की जो सुगमता है वो बहुत सरल है, कठिनाई नहीं है। हो सकता है ना दबे, कठिनाई हो काफी उसमें, तो क्या होगा, अगर दब जा रहा है तो यानी कि वो कंप्रेसिबल है। कंप्रेस करना, दोनों तरफ से किसी भी मटेरियल में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से दाब लगाते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा, कंप्रेस होता है, संपीडित होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी तभी होगी जब वो क्या होगा, इजी तरीके से वो दब जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से जब वो कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो यानी कि दबाने की सुगमता के आधार पर या कठिनाई के आधार पर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना दबे, कठिनाई हो काफी दबने में। तो इसके आधार पर हमारी सभी तरल क्या है, सभी तरल हमारे दो प्रकार के हैं। पहला जो है वो लिक्विड है, दूसरा जो है वो गैस या फिर प्रेशर है, वो गैस या फिर वाष्प है या फिर वेपर है। देखिए, लिक्विड में अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, लिक्विड कैसा हमारा जो है तरल पदार्थ है, ये जो है असंपीड्य तरल यानी कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। कभी भी आप पानी को अगर दाब लगाएंगे तो पानी जो है क्या होता है, वो दबता नहीं है, आसानी से नहीं दबाया जा सकता पानी को। जैसे आप क्या करिए, टंकी में पानी को भर दीजिए, आप क्या करिए, टंकी को ले लीजिए और उस टंकी में क्या करिए, ऐसे टंकी ले लीजिए, ठीक है, अब टंकी ऐसे लेने के बाद और इसमें ऐसे पानी भर दीजिए, ठीक है, ऐसे पानी आप इसमें ऐसे ऐसे टंकी में पानी आप ऐसे ऐसे भर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से टंकी में आप पानी भरने के बाद आप कोई प्लेट लीजिए और प्लेट इसी के ऊपर ऐसे रखिए, हाथ ही रखिए। हाथ कभी कभी ऐसे रखेंगे ना तो आसानी से वो दबेगा नहीं, प्रेशर काफी लगाएंगे, काफी दबाव डालेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है दबे, लेकिन वो दबेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, पानी जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, यानी कि इनकंप्रेसिबल है, असंपीड्य तरल है, इनकंप्रेसिबल है, यह आसानी से दबाया नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। और तापमान परिवर्तन का इस पर भी कम प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? चाहे आप गर्म पानी रख के दबाइए, चाहे ठंडा पानी दबाइए, वो आसानी से दबने वाला नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? बात समझ में आई या नहीं, बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा अगर कंप्रेसिबिलिटी या दबाने की सुगमता के आधार पर देखें तो हमारे तरल दो प्रकार, लिक्विड यानी कि द्रव, और द्रव को हम लोग क्या कह सकते हैं, द्रव आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। इनकंप्रेसिबल मतलब असंपीड्य तरल है, इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तापमान परिवर्तन का भी इस पे क्या होता है, कम प्रभाव पड़ता
है। ठीक है, एक बार बता दीजिए समझ में आ रहा है तो यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर जो है गैस एवं वाय, गैस एवं वाष्प होना चाहिए, वाय जो भी टाइप किया है उतना ही ध्यान नहीं दिया, गैस एवं वाष्प। चलिए हम कल से एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे तब पढ़ाएंगे, ताकि जो अक्षर गलत हो सही कर दें हम खुद ही। गैस एवं वाष्प, गैस एवं वेपर। अब चाहे गैस की बात करें चाहे वेपर या वाष्प की बात करें, जो भाप होता है, नहीं भाप निकलता है वो भी गैस ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, संपीड्य तरल है यानी कि कंप्रेसिबल फ्लूइड है। अब कहेंगे सर इसको हम कैसे जाने, कभी तो हम गैस को दबाए नहीं है। क्यों, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का गैस ही तो है ना। देख रहे हैं हाथ इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उधर चला जा रहा है, दब जा रहा है कोई भी चीज। ठीक है, इस तरह से कभी कभी आप देखिए किसी भी टैंक में ज्यादा भी गैस भरा जाता है, बस अचानक भर जाता है तो टैंक फटता नहीं है। फिर भी देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है, कभी कभी उसमें देखेंगे ना 15 किलो पे जाए वो 16 किलो भी भर जाता है कभी कभी। क्यों भर जाता है जानते हैं आप, क्योंकि ये कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड होता है गैस, वो ज्यादा कंप्रेस करके भरेंगे तो भर जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा कंप्रेस करके भरने से क्या होता है कि जो सिलेंडर है ना उस सिलेंडर पर बाहरी दाब क्या होता है, टेंसाइल प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये फट भी सकता है। ठीक है, लेकिन भर जाएगा, भर जाएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाल्टी में आप एक्स्ट्रा पानी भरेंगे तो क्या भरेगा, नहीं भरेगा, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होता है। तो गैस चाहे हो चाहे वेपर हो वो कंप्रेसिबल है, संपीड्य है, आसानी से दबाया जा सकता है, आसानी से आप इसको दबा भी सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप इसको दबा सकते हैं। तापमान परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का काफी प्रभाव पड़ेगा। देखे होंगे गैस अचानक क्या होता है, अगर बहुत ठंडा मौसम रहे तो नीचे जमने लगता है यहीं पर, फिर उसको गर्म करते हैं तो जाके वो फ्री होता है। तो टेम्परेचर का बहुत जल्दी इस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। ये रखे जाने वाले बर्तन के पूर्ण स्थान में फैल जाता है, तो किसी भी बर्तन में रखेंगे तो फैल जाएगा। वैसे फैलता तो ये भी है बट ये ज्यादा फैलता है। ठीक है, बहुत तेजी के साथ ये फैलेगा किसी भी बर्तन में अगर आप रखते हैं। तो अब से याद रखे रहिएगा कि जितने भी लिक्विड या द्रव होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। किस प्रकार के फ्लूइड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते, आसानी से उनको दबाया नहीं जा सकता है। जितने हमारे गैस और वाष्प हैं इनको हम आसानी से दबा सकते हैं, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड हैं, यानी कि कंप्रेस करेंगे दाबेंगे तो दब जाएगा। यही होता है ना, अचानक किसी भी सिलेंडर में ज्यादा भी गैस भर जाता है। ठीक है, ज्यादा भी क्या होता है, गैस भर जाता है। तो क्यों, क्योंकि वो कंप्रेस हुआ इसलिए उसके अंदर ज्यादा भर गया। तो अभी तक आप किसके आधार पर देखे थे, अभी तक आप कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर क्या किए या फिर दबाने की सुगमता के आधार पर फ्लूइड के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आधार पर तरल निम्न दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। ये सैद्धांतिक, एक मिनट जरा रुकिएगा तो। ठीक है, तो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार पर तरल निम्न दो प्रकार के होते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो आदर्श तरल है यानी कि आइडियल फ्लूइड है, और एक हमारा नॉन आइडियल फ्लूइड है। क्या है, एक दूसरा हमारा जो है वो नॉन आइडियल या फिर इसको रियल फ्लूइड भी कहते हैं हम लोग। व्यवहारिक तरल भी या रियल फ्लूइड भी कहा जाता है, या फिर प्रैक्टिकल यानी वास्तविक फ्लूइड भी कहा जाता है, या फिर नॉन आइडियल फ्लूइड भी कहा जाता है, नॉन आइडियल फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक तरल यानी रियल फ्लूइड या फिर वास्तविक तरल या प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी इसको बोलते हैं। आदर्श तरल अगर हम बात करें, आइडियल फ्लूइड की बात करें तो ये पूर्ण तरल यानी परफेक्ट फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे रियल में ना देखेंगे तो कोई भी फ्लूइड परफेक्ट फ्लूइड नहीं होता है रियल में, लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ते हैं भाई, ये मान के चलते हाँ एक रियल फ्लूइड है। ये तरल पदार्थ अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंबरूप ही दाब बल लगाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे हम कहें कि कोई ऐसे कोई प्लेट है, ठीक है, और हम कहें इस प्लेट पर कोई ऐसे जो है पानी इस पर रख दीजिए, ऐसे पानी की बूंद इस पर रख दीजिए,
क्या वह पानी की बूंद ठीक उस प्लेट पर लंब रूप ही दाब लगाएगा? क्या यह पॉसिबल है? नहीं, रियल में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ये माना जाता है इसमें कि हाँ, ऐसा लंब रूप अगर कोई लगाता है बल या दाब लगाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहेंगे। तो वही कह रहा है कि ये तरल पदार्थ अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंबरूप, यानी सतह ऐसे है और इसके ऊपर जब रखा गया तो इसका कहने का मतलब है कि ये ऐसे लंबरूप क्या करेगी? इस पर दाब डालेगा। लेकिन रियल सही मायने में अगर आप देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो ये कभी भी लंबरूप दाब नहीं डालता। बीच में डालेगा हो सकता है, लेकिन किनारों किनारों पर हो सकता है लंबरूप न डाले, तिरछा डाले, ऐसे तिरछा दाब लगे, ऐसे तिरछा दाब लगे, लंबरूप दाब न लगे रियल में। लेकिन यहां पर हम लोग मान लेते हैं, चलिए ठीक है, लंबरूप ही दाब लगता है, तो ऐसे जो हमारे फ्लूइड होंगे उनको आइडियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ अपने किसी भी कण के विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रतिरोध रेजिस्टेंस यहां पर जो है प्राप्त नहीं लगा, कोई प्रतिरोध नहीं लगाते हैं। लिखिए, कोई प्रतिरोध नहीं लगाते हैं। ठीक है, वास्तव में कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टि से जिन तरलों की श्यानता विस्कोसिटी का मान बहुत कम होता है, जैसे वायु, पानी, या फिर वायु एवं पानी, या वायु एवं एक ही बात है, वायु पानी एक ही बात है, इन्हें आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ऐसा माना गया कि जो पानी है वो आइडियल फ्लूइड है, बट रियल में नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से वो नहीं होता है, बट ऐसा मान लिया जाता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कण क्या होंगे, उनके जो संपर्क कण, जो संपर्क क्या है, स्थान है, उस पर वो लंब रूप दाब डाले किसी भी सतह पर। जब सतह पर क्या होगा, वो द्रव जो भी हम लोग डालेंगे, जो तरल पदार्थ डालेंगे, यदि वो क्या करेगा, लंब रूप दाब डालेगा, तो समझेंगे क्या है, आइडियल फ्लूइड है। लेकिन रियल में आइडियल फ्लूइड होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड। ठीक है, और वास्तविक तरल यानी कि प्रैक्टिकल। तो ये तरल पदार्थ अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य लगाते हैं, इन्हें दबाया जा सकता है। ठीक है, तो जो आप लोग रियल में देखते हैं, या नॉन आइडियल फ्लूइड इसको भी बोलते हैं, जो आप लोग रियल में देखते हैं, जितने भी जैसे तेल है, द्रव है, कोई भी, ये सब क्या है आपके, वो रियल फ्लूइड होते हैं, वास्तविक होते हैं। अगर वो अपना, जैसे मान लीजिए ये सतह है और इस सतह पर क्या करें, कोई ये सब पानी की बूंद डाले, तो अगर इसको हम क्या करें, इसको ऐसे थोड़ा सा झुका दें तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। तो जब भी एक जगह से दूसरे जगह पर बहते हुए जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। अगर पानी में रेजिस्टेंस उत्पन्न ना हो, या कोई भी तरल में रेजिस्टेंस उत्पन्न ना हो, तो ये तेजी के साथ उसी स्पीड से जाएगा। जैसे आप पानी गिर जाता है देखे होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाता ही जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर रेजिस्टेंस भी उत्पन्न होता है। सतह और बूंद के बीच में जो भी यहां पर बूंद है तरल पदार्थ का, उसके बीच रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, और वो शियर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहने की जो यहां पर प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, कुछ दूर तक बहते हुए जाएगा, फिर वहीं पर रुक जाएगा जाकर। ठीक, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य लगाते हैं, जो ऐसे फ्लूइड होंगे वो रियल फ्लूइड कहे जाएंगे। आइडियल फ्लूइड में यहां पर क्या होगा, वही लंब यानी कि एकदम लंबरूप सतह पर क्या करेगा, दाब डालेगा। ठीक है, ऐसा ये माना गया है, जो रियल फ्लूइड कहलाएगा। ठीक, चलिए ये इसको नॉन आइडियल या रियल या वास्तविक या प्रैक्टिकल या व्यवहारिक तरल पदार्थ भी हम लोग इसको कहते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस खूब एग्जाम में पूछता है, तो जरूर देखिएगा, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनेगा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है, देखिए इससे डेफिनेशन खूब पूछता है, लेकिन कहेंगे सर आप तो डेफिनेशन इसमें बता ही नहीं रहे हैं। हम आपको ऐसा बता देंगे कि डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा डेफिनेशन आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे आप डेफिनेशन पकड़ेंगे। अभी इसी में बहुत सारे डेफिनेशन आप देख लेंगे, कितने डेफिनेशन देखेंगे आप ही देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आपका क्या है, तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स।
जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, यानी कि एफएम है। इसको हम लोग एफएम भी इसीलिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड मटेरियल के, किसके, फ्लूइड मटेरियल के व्यवहार का अध्ययन गति अवस्था में करते हैं। फ्लूइड मटेरियल मतलब तरल पदार्थ, फ्लूइड मटेरियल मतलब तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थों का जो व्यवहार है, उसका व्यवहार कैसा है, किस तरह वो व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन गति अवस्था में हम लोग करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, तो फ्लूइड, अब अपने आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, तो क्या आप बताएंगे डिफिनीशन में, क्या बताएंगे आप डिफिनीशन में, कि जब किसी भी फ्लूइड मटेरियल के व्यवहार का अध्ययन गति की अवस्था में किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। यहां पर हमारा दो तरह की क्या है, यहां पर हमारे दो तरह की जो है फ्लूइड मैकेनिक्स यहां पर हम लोग देखेंगे। पहला है गैस की, पहला क्या है, गैस की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस मैकेनिक्स बोलते हैं, गैस मैकेनिक्स या न्यूमेटिक्स बोलते हैं। यानी कि इसमें गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन जो है गतिकीय अवस्था में भी हो सकता है, और अच्छा यहां पर आप लिख सकते हैं गति या फिर विरामावस्था भी कर सकते हैं, गति या फिर विरामावस्था भी कर सकते हैं। यहां पर दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा गैस मैकेनिक्स या न्यूमेटिक्स, यानी कि गैसों के व्यवहार का अध्ययन अगर किया जाए तो उसको हम लोग गैस की कहेंगे या न्यूमेटिक्स कहेंगे। दूसरा है यहां पर द्रव यांत्रिकी, यानी कि हाइड्रोमैकेनिक्स, द्रवों के व्यवहार का अध्ययन यदि हम लोग यहां पर करते हैं, द्रवों के व्यवहार का अध्ययन यदि हम लोग यहां पर करेंगे तो उसको द्रव यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव यांत्रिकी। अब कहेंगे सर इसमें वायु स्थितिकी क्या है, एरोस्टैटिक्स क्या है, तो इसी का दो पार्ट है ये, इसी के गैसिकी के ही दो भाग हो जाते हैं, एक वायु स्थितिकी और एक वायु गतिकी। यदि हम लोग क्या करें, गैसों का अध्ययन, यदि हम गैसों का अध्ययन क्या करें, स्थित यानी कि विरामावस्था में कहिए, यदि हम गैसों का अध्ययन विरामावस्था में करते हैं, गैसों के व्यवहार का अध्ययन यदि हम विरामावस्था में करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वायु स्थितिकी, यानी कि एरोस्टैटिक्स। ठीक है, यदि गैसों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग गति की अवस्था में करते हैं, गति की अवस्था में करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायु गतिकी, वायु गतिकी। ध्यान रखिएगा, देखिए कितना अच्छा डिफिनीशन आप बना लेंगे। तो इसी से ये पूरा याद रखिए टेबल, बस इस तरह से पूरा याद रखिए, अपने आप डिफिनीशन बनेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें द्रव स्थितिकी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, तो यहां पर हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यदि द्रवों के व्यवहार का अध्ययन विरामावस्था में किया जाता है तो उसको द्रव स्थितिकी कहते हैं, स्थितिकी कहते हैं। इसी से याद करिए, स्थिर स्थिर है ना, यानी कि विरामावस्था में है, फिक्स है। यदि हम द्रव का व्यवहार का अध्ययन गति एवं त्वरण अवस्था में करते हैं तो वह द्रव गतिकी कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। यदि गति और त्वरण की अवस्था में अगर क्या किया जाए, उसका जो है अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट है यहां पर आपका जो है, यदि क्या हो, केवल गति की अवस्था में, यदि द्रवों के व्यवहार के अध्ययन यदि केवल गति की अवस्था में करेंगे तो उसको हम लोग द्रव शुद्ध गतिकी कहेंगे, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स कहेंगे, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स कहेंगे। क्या आप कोई भी डिफिनीशन बना पाएंगे, बताइए। अगर हम कहें कि आप सभी का डिफिनीशन बनाइए तो क्या आप इस टेबल को देख के सभी का डिफिनीशन नहीं बना सकते हैं, बताइए। आपको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, क्या डिफिनीशन रटने की जरूरत है, जरा देखिए ऐसे ही बनाइए। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि फ्लूइड मटेरियल के व्यवहार का अध्ययन गति या फिर विरामावस्था लिख दीजिए, गति या फिर विरामावस्था में अगर करते हैं, विरामावस्था में यदि करते हैं तो उसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। या कह सकते हैं फ्लूइड मटेरियल के व्यवहार का अध्ययन यदि हम किसी भी अवस्था में करते हैं तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग गैस की
और द्रव यांत्रिकी यहां पर करेंगे, यानी फ्लूइड मटेरियल के जो यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग गैसों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और द्रवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब हम गैसों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग गैसिकी कहेंगे, द्रवों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम लोग द्रव यांत्रिकी कहेंगे। यदि यहां पर जो है गैसों के व्यवहार का अध्ययन विरामावस्था में यदि हम लोग करते हैं, विरामावस्था में यदि हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वायु स्थैतिकी कहा जाएगा। यदि गैसों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग गति अवस्था में करते हैं तो वायु गतिकी यानी कि एरोडायनेमिक्स कहा जाएगा। ध्यान रहे स्थैतिक मतलब स्थिर है, यानी कि विरामावस्था में है। कैसी अवस्था में है भाई, ये विरामावस्था में है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप लोग लिख लीजिएगा विरामा अवस्था में, विरामावस्था में। और ये क्या होगा, गति अवस्था में, गति अवस्था में। ठीक है, तो गैसों के व्यवहार का अध्ययन यदि विरामावस्था में किया जाए तो वायु स्थैतिकी, गैसों के व्यवहार का अध्ययन यदि गति अवस्था में किया जाए तो वायु गतिकी कहा जाएगा। यहां पर जो है द्रव स्थैतिकी की अगर बात करें तो द्रवों के व्यवहार का अध्ययन यदि विरामावस्था में किया जाता है तो द्रव स्थैतिकी, यदि यहां पर जो है द्रवों के व्यवहार का अध्ययन गति एंड त्वरण अवस्था में किया जाए तो द्रव गतिकी, और यदि यहां पर जो है आपका तीसरा वाला, यदि यहां पर केवल गति अवस्था में अगर द्रव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो द्रव शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी यानी कि सिर्फ गति की अवस्था में। याद हो गया कि नहीं, बताइए। अब कोई भी डिफिनीशन पूछे क्या आप लिख सकते हैं, बताइए, क्या आप डिफिनीशन लिख सकते हैं? अरे बता दीजिए, हाँ लिख सकते हैं सर कि नहीं लिख सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट एचएचएम आपका कंप्लीट होता है, कल से चैप्टर सेकंड आपका एचएचएम चलेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करे या चैट में पूछे। जितने टॉपिक आपके चले हैं ये महत्वपूर्ण है, डेफिनेशन इसी में से कोई उठा के आ जाता है। जैसे लिख देगा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या है, तो आप तुरंत दिमाग में रखना नीचे वाला अच्छा ये है, केवल गति वाला था, यहां पे द्रवों के व्यवहार का अध्ययन हो रहा था, तो लिखेंगे क्या कि द्रवों के व्यवहार का अध्ययन केवल गति अवस्था में अगर करते हैं तो उसको हम लोग द्रव शुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने से डिफिनीशन लिखिएगा, यही असाइनमेंट है आपका। असाइनमेंट में इन सबका डिफिनीशन नीचे हेडिंग डाल डाल के लिखना है, सभी के असाइनमेंट यही है। ठीक है, सभी लोग असाइनमेंट के रूप में यही लिखेंगे। चलिए फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आपकी क्लास कल देखेंगे। कल सुबह आपकी 7 बजे फिर क्लास चलेगी, बीसी की क्लास, उसके बाद फिर आपकी जो है ईएस की क्लास, और कल शाम को फिर एचएचएम की क्लास, और एचएचएम के बाद ईएस की क्लास रख देंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास फिर से रख देंगे। ओके, हाँ आज नहीं कल से फिर रख देंगे, कल ही सब शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 5 तारीख से चलेगा, तो फिर वो 5 तारीख से अपना चलने लगेगा। ठीक है, बाकी तब तक हम उसमें पढ़ा देते हैं, दूसरे टीचर जो आ रहे हैं वो तब तक पढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो एक बार चलिए फटाफट, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग रिवाइज करिएगा सभी लोग ईमानदारी से। मैं बताया हूं ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या है। तरीका यही कि एक बार यहां पढ़ने के बाद फिर आप लोग वहां पर ऑनलाइन पढ़ाई कर लें एक बार दोबारा। तो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट एंड, कल से चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कल वाले में न्यूमेरिकल भी आ जाएगा।